Hello, hello, hello. So, those who are on Zoom, am I audible, visible, everything is fine? आवाज आ रही है बेटा, दिखाई दे रहा है? Okay. So, good morning everybody. स्वागत है आपका एक बार फिर से सीए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज की बैच में। अरे वाह, मेरा भी स्वागत है, धन्यवाद। और हम लोग पढ़ रहे थे सेक्शन नंबर 10A। 10A खत्म कर लिया था हमने और 10 भी पढ़ लिया था और 11 तो अब रहा ही नहीं। 11 गुजर गया, इट इज नो मोर। तो सर अब फिर क्या करें हम? उठावने में नहीं रे, अपन चलेंगे अब सेक्शन नंबर 12 पर। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। याद करो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1, उसमें हमने कहा था आरओसी को मैट डेड की कंसेंट वाले डॉक्यूमेंट देना चाहिए। उसमें एमएडी जो था, एमएडी डीएडी, उसका जो ए था वो था एड्रेस, और एड्रेस टेम्परेरी है तो भी चलेगा, लेकिन परमानेंट दे दो तो नथिंग लाइक दैट, है ना। सेक्शन 12 एक तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बात करता है, और फिर दूसरा चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बात करता है, और फिर तीसरा कंपनी का नाम हर जगह पब्लिश करने के बारे में बात करता है। बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज कंपनी, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज, हाउ टू गेट रजिस्टर अ कंपनी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अब सेक्शन 12 कंपनी के नाम पते के बारे में बात करता है। अगर आप मुझसे पूछे सर इन शॉर्ट बता दो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नाम पता किसका? नहीं लिखना है, मैं जब लिखना होगा तब बताऊंगा, तब तक आप मत लिखो। कंपनी शुड हैव अ रजिस्टर्ड, यहाँ ऑफिस छपने से रह गया, नोट्स में छपा है। कंपनी का एक रजिस्टर्ड होना चाहिए क्या ऑफिस? अच्छा सर, रजिस्टर्ड मतलब उस एड्रेस को किसी रजिस्टर में लिखा होना चाहिए। रजिस्टर्ड का मतलब क्या? somebody is saying पीपीटी कट हो रही है। नहीं नहीं बेटा, ये जितनी दिख रही है ना उतनी है, कट कुछ नहीं हुआ है इसमें, जो आप देख रहे हो यही सच है। यकीन ना हो तो मैं दूसरी कोई स्लाइड, मतलब ये ऐसे ही है, ये इसमें कुछ कट कुछ भी नहीं हो रहा है, चिंता मत करो। हाँ तो मैंने बोला कौन से रजिस्टर में नाम आएगा कंपनी के ऑफिस का? आरओसी के। आरओसी एक बार अपने रजिस्टर में कंपनी का एड्रेस लिख लेगा ना, तो आरओसी को जब भी कोई कम्युनिकेशन करना होगा तो आरओसी कहाँ करेगा? उसी एड्रेस पर करेगा। शायद कल मैंने आपको बताया था कि अब जैसे एक मेरे परिचित हैं, उनको एक कंपनी रजिस्टर करानी है। उनका एक डायरेक्टर इंदौर में है और एक महाराष्ट्र में, प्रपोज डायरेक्टर। अभी तो वो डायरेक्टर है ही नहीं, मतलब ऐसा प्लान कर रहे हैं कि इन दो लोगों को डायरेक्टर रख लेंगे। तो फिर मैंने उनको एडवाइस करा कि यार आप एक काम करो, जब आप एक बंदा एमपी में और एक महाराष्ट्र में है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस ना आप महाराष्ट्र में रखो, क्योंकि एमपी में कंपनी को रजिस्टर कराने की स्टैम्प ड्यूटी तकरीबन 5,000 रुपये ज़्यादा है एज कंपेयर टू महाराष्ट्र। तो ये भी एक प्लानिंग का पॉइंट हो सकता है। बहुत छोटी सी कंपनी है तो 5,000 रुपये अगर उनके बच रहे हैं तो नथिंग लाइक दैट, पर बहुत बड़ी कंपनी बन रहा है यहाँ, तो ये 5,000 जैसी छोटी टुच्ची सी चीज़ें मायने नहीं रखती है। फिर आपकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसी के हिसाब से आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रखेंगे। 30 दिनों के अंदर आरओसी को अपना पता दे दो। तो 30 दिन क्यों? हमने तो जब आरओसी को कंपनी इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट दिए थे ना, तब ही पता दे दिया था। अब मैं इन 30 दिनों का क्या करूं? कुछ नहीं,
आपने पहले ही पता दे दिया, फैंटास्टिक। न केवल इन 30 दिनों में आरओसी को आप अपना एड्रेस बताएंगे, बल्कि इन 30 दिनों में उसका वेरिफिकेशन भी आरओसी के पास फाइल करेंगे। स्टूडेंट्स आर स्टिल कंप्लेनिंग। आप में से कोई लॉगिन करके बैठा है तो जरा मुझे दिखाना ना कैसा दिख रहा है जूम में। एनीबॉडी कैन? एक मिनट, ये हाँ करके देख लीजिए। नहीं मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी। सेम है, थोड़ा लेफ्ट से कट हो रहा है। पता नहीं, मैं कल सब प्रॉपर सेट करा 10 मिनट लगा के, और आज कोई सेटिंग बिगाड़ के चला गया। बहुत मजेदार लोग हैं यहाँ पे यार। मैंने अपने नाम से एक अलग सेटिंग का एक वो पूरा एक क्रिएट कर लिया इसमें, तो कोई उसके अंदर जाके बिगाड़ के आ गया। बहुत प्यारे लोग हैं यार। बधाई हो आप सभी को, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लख लख बधाइयाँ। चलो, ऐसे लाइफ में ना मुसीबतें आते रहनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से आप सीखते हैं। ये तो मुझे कभी इसको ठीक करना आता ही नहीं। अब मैं थोड़ा बहुत अपने काम कर सकता हूँ। करते रहना चाहिए, और अगर आपके ऊपर मुसीबत नहीं आए तो दूसरों की मुसीबत में उनका साथ दे देना चाहिए। दैट गिव्स यू अ वेरी मच लर्निंग एक्सपीरियंस। अरे वो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में आए, मैं उनके साथ खड़ा था, किसी घर चोरी हो गई, वो बोल रहे हैं पुलिस में जाना है यार, रिपोर्ट लिखाने, आप भी चले जाओ साथ में। देखो वो पुलिस वाले किस तरह से हैरेस करते हैं चोर को। नहीं, अरे पागल है, चोर को थोड़ी हैरेस करते हैं, वो अपने को हैरेस करते हैं। रिपोर्ट नहीं लिखेंगे ऐसा होगा, आवेदन देके चले जाओ, सबूत क्या चोरी हुई थी, कुछ भी, मतलब वो सीसीटीवी नहीं है क्या, बात भी बेइज्जती से करते हैं। बात भी ऐसे करते हैं जैसे कि कोई अपराधी से बात कर रहे हो, पढ़ा लिखा सज्जन आदमी जाए तो उसको बुरा ही लग जाए, हर्ट हो जाए बेचारा वो। पर थैंक्स टू वेब सीरीज कि वो इतना आप बुरे बुरे शब्द उसमें सुनते हो कि कोई अचानक बोल दे तो आपको बुरा ना लगे। हाँ, एकदम, कोई भाई एकदम ही शरीफ हो तो उसको तो बेचारे को बुरा ही लग जाए कि यार मुझे ऐसे कैसे बोल दिया इसने, फिर आपको लगा अरे ये तो सब ऐसे ही है। तो अब बेटा क्या है कि थोड़ा सा आप एक छोटा सा आज लेसन ले लो, फालतू सवाल करने की जगह। मॉरल ऑफ द स्टोरी निकल के आ रहा है कि हेल्प अदर्स व्हेन दे आर इन ट्रबल, दैट गिव्स यू टू वंडरफुल थिंग्स। नंबर वन, ही विल बी थैंकफुल टू यू, एंड इन फ्यूचर आप कोई फेवर मांग सकते हो या वो अपने आप ही कर दे शायद। या एंड नंबर टू, यू विल हैव अ लर्निंग एक्सपीरियंस। कभी आप वैसी प्रॉब्लम में आओगे तो एक ड्राई रन आपका पहले ही चल चुका है, एक ट्रायल रन पहले ही हो गया, वो भी उसके ऊपर, और अपना जो है अब एकदम रियल कामकाज हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। अच्छा, एक कंपनी की ड्यूटी और डाल दी इन्होंने, वेरिफिकेशन कराओ। वो याद है ना अपने को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में बोला था कि वेरिफिकेशन कराना कंपलसरी, नहीं तो बिजनेस भी चालू नहीं कर सकते और लोन भी नहीं ले सकते। तो रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा। ये तो आप तो क्या है किसी का भी पता लिख दो, है ना, ऐसा नहीं होगा, आपको साबित करना पड़ेगा कि ये पता आपका ही पता है। आईसीआई को साबित करा था आपने कि ये पता मेरा ही पता है? नहीं करा बेटा, नहीं करा। जो आपने बोला वो उन्होंने मान लिया, बट इधर साबित करना पड़ता है। वहां तो 180 डेज लिखा था, 180 डेज में डिक्लेरेशन देना है कि वो पेड अप कैपिटल का पैसा आ गया है।
और 30 डेज में वेरिफिकेशन करवाना है, और वो दोनों अपर लिमिट है, तो आप चाहें तो अगले ही दिन ही दोनों काम करा सकते हैं। 30 दिन में वेरिफिकेशन कराना है, सर मैं तो पहले ही दिन करवा देता हूँ। 180 दिन में डिक्लेरेशन देना है कि पैसा आ गया है, मैं तो पहले ही दिन दे देता हूँ। दोनों कर सकते हैं अगले ही दिन। दो अलग अलग टाइम लिमिट हो गई। मैं कसम खाता हूं पैसे आ गए 180 डेज, मेरा ऑफिस यही है, ये देखो उसका प्रूफ 30 डेज। ओके, अब कंपनी के ऊपर बेटा एक ड्यूटी कास्ट कर दी गई है, और रियल लाइफ में कंपनियां हार्डली इसको मानती हैं। हर कंपनी की ये ड्यूटी है कि वो अपने ऑफिस के बाहर, रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर कम से कम, और जितने भी ब्रांच ऑफिस हैं, फैक्ट्री है, प्रेमाइसेस है, गोडाउन्स हैं, सबके बाहर एक बोर्ड लगा है। जिस बोर्ड पर कंपनी का नाम लिखा हो, फिर कैसे लिखा हो, बोर्ड पर लिखा हो मतलब कैसे, या तो पुतवा दो, पहले तो पुताई चलती थी, अब आजकल तो फ्लैक्स प्रिंटिंग हो जाती है, फ्रेम के ऊपर फ्लैक्स को लगा के और उसको आप रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर लगा दो, और सारे ऑफिस के बाहर लगाओ, या तो पुतवा लो या तो लगवा लो, क्या नाम और क्या एड्रेस। कहाँ का एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस का। सर कहाँ लगाना है, आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस। कंपनी की जितनी बिल्डिंग है ना, यहाँ ऑफिस लिखा है, बट इसके अलावा भी जो कोई भी ब्रांच है, कुछ भी है, सब जगह पर कंपनी को क्या करना है, ये बोर्ड लगाना। सर तो ब्रांच ऑफिस के बाहर भी रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस का बोर्ड लगाएंगे। हाँ, यही तो पर्पस है कि बंदा ब्रांच से डील कर रहा हो तो उसको एटलीस्ट ये मालूम हो कि ये मैं जिनसे डील कर रहा हूँ ये वो नहीं है जो यहाँ दिख रहे हैं इंदौर में, असल में तो ये नोएडा में है। यहाँ तो इनका ब्रांच है। इफ समथिंग गोज रॉन्ग टुमारो, तो जो मुझे सू करना है वो इंदौर में सू नहीं करना है, नोएडा जाके करना पड़ेगा। यू मस्ट नो अबाउट दैट, टू होम विथ यूर डीलिंग, और किस पे सू करना है ये पता होना चाहिए। सर अगर मैं इन पे सू कर दूं तो दैट विल बी यूजलेस, कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोर्ट बोलेगा कि इससे तुम्हारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तुमने गलत पर्सन के लिए कर दिया जो करना था वो। तो अच्छा, लैंग्वेजेस इन जनरल इन यूज इन दैट लोकेलिटी। अब अगर आप कोलकाता में बोर्ड लगा रहे हैं तो वो बंगला में होना चाहिए, गुजरात में, अहमदाबाद में लगा रहे हैं तो बोर्ड गुजराती में होना चाहिए। आप इतने शाणे हो कि तमिलनाडु में बोर्ड गुजराती में लगा रहे, और तेलंगाना में बोर्ड मराठी में लगा रहे। पढ़ ले, तो बहुत आ रही थी ना एड्रेस पढ़ने ले, पढ़ तू नहीं, अब पढ़ ही ले। अब इंदौर में कन्नड़ा में बोर्ड है, हम देख रहे हैं पता नहीं गोल गोल क्या है, ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। वैसे जो कंपनियां एक्चुअली अच्छी कंपनियां हैं वो तो लोकल लैंग्वेज में भी लगा देगी, और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी लगा देगी, और जो राष्ट्रभक्त कंपनियां हैं वो साथ में हिंदी लैंग्वेज में भी लगा देगी। मतलब अगर आप एक्चुअली अपने आप को डिस्क्लोज करना ही चाहते हो कि है ये हम हैं, यहाँ है, आजा तू, आजा नोएडा, तेरे से बंद पड़े जो कर लेना, तू आजा, तो तीनों भाषाओं में बता दो, बट एज पर द लॉ तो आपको लोकल लैंग्वेज में बता देना है, दैट्स इनफ। ओके, मैंडेटरी है, पर इसका कोई कंप्लायंस बहुत कम कंपनियां करती, लगाते ही नहीं बोर्ड इस तरह का जिस पे रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखा। बहुत कम कंपनियां हैं जो इसका कंप्लायंस करती है, क्योंकि इसकी कोई चेकिंग भी नहीं करता है, पीपल डोंट टेक बॉदरेशन। कॉमन सील अगर कंपनी की है एट ऑल, नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर है तो कॉमन सील पर कंपनी का नाम आना चाहिए। ये एक लेटर हेड है, तो अगर कंपनी का कोई लेटर हेड है तो उस पर क्या क्या आना चाहिए, कंपनी का नाम आना चाहिए, एबीसी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, उसका कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर आना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस का फुल एड्रेस आना चाहिए, कंपनी का फ़ोन नंबर होना चाहिए, और ईमेल आईडी भी होना चाहिए। नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर ऑफ द कंपनी, टेलीफोन नंबर, सर है ही नहीं तो मत लिखो, पर है तो लिखो, ईमेल आईडी, ये सब प्रिंटेड होना चाहिए कहां पर, सारे बिजनेस लेटर्स पर, लेटर पेपर्स, नोटिसेस, जो जितने कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं
उन सब पर ये सारी चीजें प्रिंटेड होना चाहिए, ताकि कंपनी से डील करने वाले लोगों को एटलीस्ट ये पता चले कि ये चल क्या रहा है। ओके। अगर कंपनी अपना नाम बदले तो अगले 2 साल तक ब्रैकेट में पुराना नाम भी लिखना पड़ेगा। पहले आपका नाम था एबीसी, अब आपने नाम बदल के क्या कर लिया, DEF कर दिया। पहले नाम क्या था, ABC, अब बदल के नाम क्या हो गया, DEF हो गया। तो DEF लिखो, लेकिन फॉर्मरली नोन एज करके ब्रैकेट में लिख दो। क्या है, कंपनी नाम बदल के छुपने की कोशिश ना कर रही हो कहीं। अरे जो पैसे खा के भाग जाते हैं अक्सर ही सबसे पहले वो जगह बदलते हैं। पैसे खा के भागने वाले सबसे पहले क्या बदलते हैं, जगह, और नई जगह पे जाके और नया नाम रख लेते। वो कौन सी पिक्चर थी, वो जेल से भागने में 20 साल लगा देता है वो, अंदर ही अंदर सुरंग खोद खोद कर, इंग्लिश पिक्चर यार, शॉशैंक रिडेम्पशन शायद, हाँ शायद वही थी ना। फिर वो एक फेक आइडेंटिटी भी बनाता है जेलर के लिए, जिसको बाद में वो खुद इस्तेमाल करता है। तो आदमी जिसको भागना है छुपना है वो पहले जगह बदलता है और उसके बाद क्या बदलता है, नाम। शॉशैंक रिडेम्पशन मुझे अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि मुझे साउथ इंडियन पिक्चर देखने की आदत पड़ गई है। उसमें 20 साल लाल कुछ नहीं होता, उसमें 20 सेकंड लगते हैं। जेलर को थप्पड़ मारा, बाकी लोग ऐसे उठा उठा के टप्पे खिलाए, टप 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 टप, फिर एक घूसा मारा, जेल की दीवार टूट गई। तो फिर वो बाहर आ गया, और बाहर ही उसने अपनी चाय की गुमटी खोल ली, बंद पड़े जो कर ले चल। अब क्या करो, उसने 20 साल लगा दिए, मेरे तो पेशेंस ही नहीं हुआ मुझसे इतना। मैंने बोला यार बेकार बात है। तो हमारी आदत बिगड़ गई है, हमारे हीरो फटाफट करते हैं ये सब काम। तो अब यहाँ पर बेटा ये है कि अगले 2 साल तक ना नाम पुराना भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा नए के साथ साथ। अगर 1% कंपनी है ना, तो सरेआम बता दो ये बात कि हम 1% है, घोषणा कर दो खुद ही, ब्रैकेट में लिख दो 1% कंपनी। क्योंकि यार 1% कंपनी के नाम में भी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, प्राइवेट कंपनी के नाम में भी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। तो प्राइवेट लिमिटेड देख के तो पता नहीं चल रहा है कि ये साथी वाली प्राइवेट है कि ये ओपीसी है। तो ओपीसी को ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, ओपीसी लिखना पड़ेगा। असल में पूरा जो सेक्शन अभी तक हमने पढ़ा, उसका शॉर्टकट ये बनता है कि कंपनी अपना नाम खुद रोशन करेगी। हर जगह तो बोल रहे नाम बताओ नाम बताओ नाम बताओ नाम बताओ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो भी कुछ वो नजर आएगा ऐसा। चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। से पहले हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस राजबाड़ा पे था, इंदौर में, क्योंकि कंपनी वहीं से शुरू हुई थी, हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप थी वहाँ। फिर बिजनेस बड़ा होता गया, शहर भी बड़ा हो गया। शहर इतना बड़ा हो गया कि शहर के दूसरे कोने के लोग राजबाड़ा आते ही नहीं शॉपिंग करने के लिए। हमने दुकान ही रीलोकेट कर ली, एमजी रोड पे ले आए। जैसे इंदौर का सराफा इज नॉट ए गुड सराफा नाउ, एमजी रोड इज ए बेटर सराफा इन इंदौर। रीगल स्क्वायर से लेकर के तो पलासिया स्क्वायर के पहले ये जो आता है टावर चौराहा जिसको बोलते हैं कुछ लोग, बस उस ½ किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर ये नहीं करके 200-400 करोड़ रुपए का सोना पड़ा हुआ है, गोल्ड है। सड़क पे 400 करोड़ का सोना पड़ा है, पता है नहीं सर पहले आपने? नहीं नहीं, एकदम सड़क पे नहीं है, सड़क के पास दुकान है, दुकान के अंदर स्ट्रांग रूम है,
स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर गोल्ड है, इतनी ज्वेलरी शॉप है, सब बड़े बड़े ब्रांड और सबके पास ह्यूज कलेक्शन, इतना सारा माल भरा पड़ा है। मतलब एमजी रोड का वो जो सेक्शन है, इट इज द रिचेस्ट सेक्शन ऑफ इंदौर। तो ये अब हम भी क्या, और राजवाड़ा से आ गए एमजी रोड, दुकान उठा ला है पूरी की पूरी, वहां बंदी कर दी हमने मान लो। तो हमने बोला आप रजिस्टर्ड ऑफिस वहां रख के क्या करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस भी हम राजवाड़ा की जगह क्या कर देते हैं, एमजी रोड कर देते हैं। करो ना बड़े शौक से, विद इन अ सिटी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करो, बट उसकी शर्तें हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अकेला डायरेक्टर नहीं कर सकता ये सब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। मैं आपको याद दिला दूं कि बोर्ड मीटिंग में कोई ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन की बात नहीं होती है, ओके? वहां तो बस रेजोल्यूशन होता है, 5 डायरेक्टर है, 3 डायरेक्टर ने फेवर में वोट डाल दिया, रेजोल्यूशन पास। और सर मान लो 4 हुए तो 4 का आधा कितने हुए, 2, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा कितने, 2.25, 3, 3 ने फेवर में वोट डाल दिया, रेजोल्यूशन पास। आदर्श इज आस्किंग सर जिस स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस हो उसी स्टेट में कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। नहीं नहीं आदर्श, उल्टा कर देते हैं, जिस स्टेट के आरओसी को आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसी स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा ऑब्वियसली। नहीं सर लेकिन हमने क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस तो उदयपुर रखा और कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई रख लिया। अरे तुम पूरे देश में और दुनिया में ऑफिस खोलो, रजिस्टर्ड ऑफिस किसी भी कोने में रखो, उससे दिक्कत नहीं है। सर ठीक है, आरओसी ऑफिशियल कम्युनिकेशन उदयपुर करता रहेगा, उदयपुर में आपको दम वाली बात नहीं है, हमारा पूरा काम मुंबई से चलता है, डायरेक्टर भी सब वहीं शिफ्ट हो गए, मेजर डिसीजन सब वहीं लिए जाते हैं हमारे, चलेगा, दैट हार्डली मैटर्स। अब जैसे इंस्टीट्यूट को भी तो आप धोखा दे के आए हो कि नहीं, इंस्टीट्यूट आज भी समझ रही है कि आप वहीं हो जहाँ का नाम पता लिखा है उन्होंने, पर आप तो यहाँ हो, मटेरियल उस पते पे है, पढ़ाई यहाँ कर रहे हो, आपको समझ में आएगा, सवाल ही नहीं उठता है, क्यों नहीं आएगा, सब समझ में आएगा। ऐसे कंपनी भी बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह रखो, कॉर्पोरेट ऑफिस दूसरी जगह रखो, हेड ऑफिस तीसरी जगह रखो, ब्रांच ऑफिस पूरी दुनिया में रखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, बोर्ड में कोई ऑर्डिनरी और स्पेशल नहीं होता है, बोर्ड में बस मेजॉरिटी चाहिए होती है, 2 डायरेक्टर हैं तो 2 के 2 मानना चाहिए, 3 हैं तो 3 में से 2 मानना चाहिए, 4 डायरेक्टर वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें तो 3 के फेवर में वोट होना चाहिए, 5 में से 3, 6 में से 4, 7 में से 4, ऐसे। हाँ जी, एक डायरेक्टर के पास एक वोट होता है बोर्ड रेजोल्यूशन में, पेड अप कैपिटल का वहां कोई हिसाब किताब नहीं किया, ठीक है? अरे आदर्श समझाया ना बेटा कि रजिस्टर्ड ऑफिस इंदौर में होने का मतलब ही है कि कंपनी इंदौर, आई मीन एमपी आरओसी के पास रजिस्टर्ड है। अरे तुमने रजिस्टर्ड ऑफिस, तुम एमपी के आरओसी के पास गए और दिल्ली का पता दिखा रहे हो कि यहाँ है हमारा ऑफिस, तो लपड़ मार देगा वहीं के वहीं वो खींच के, बोले पागल समझा है, तू आया क्यों यहाँ पे, जब पता वहां का तो वहां के आदमी के पास जाना है, या तू हमारे पास क्यों आया है? आप इंदौर में अपना पता दिखा रहे हो और रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो डब्ल्यूआईआरसी में, आपको तो सीआईआरसी में रजिस्टर होना पड़ेगा ना, डब्ल्यूआईआरसी में कैसे रजिस्टर्ड होगे सीए में आप, वहां का एड्रेस दिखाओ तो वहां रजिस्टर्ड हो पाओगे, वेरी सिंपल। हाँ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, फिर ना आरओसी को बता दो कि आरओसी अंकल, आरओसी अंकल आपको पता है आजकल हम राजवाड़ा पे नहीं है, हम एमजी रोड पे आ गए, 30 दिनों के अंदर अंदर ये बात आपको बतानी पड़ेगी। Within 30 days, you'll have to give notice to ROC. ये देखिए सेक्शन नंबर 12 में मैं आपको दिखाता भी हूँ कि किस जगह पर ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा।
सबसेक्शन 3 4 ये notice of every change of situation of registered office verified in the manner prescribed after the date of incorporation of company shall be given to ROC within 30 days of change. जब भी change करो वहां से 30 दिन के अंदर आपको नोटिस देना पड़ेगा. 15 लिखा है. प्रिंटेड वाले में क्या लिखा है? कितने लोगों के प्रिंटेड नोट्स में सबसेक्शन 4 पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? कितने लोगों के इसमें 15 दिन लिखा है? कितने लोगों के इसमें 30 लिखा है? ऐप पर जो है उसमें 30 लिखा होगा, तो इसको काट के 30 कर लो. रुको, ठीक कर लो ना बेटा. मैंने शायद आपको पहले कहा है, नहीं कहा है तो आज सुन लो कि स्लाइड्स जो है ना बेटा वो बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट हो सकती है, क्योंकि वो इजीली है. बुक्स एक बार प्रिंट होके हाथ से निकल गई फिर वो अपडेट नहीं हो पाती है. ऐप पे भी कभी कभी चढ़ाने में डिले हो जाता है, बट स्लाइड जो है वो मैं यूज़ करता हूँ तो वो इमीडिएट अपडेट हो जाती है. तो स्लाइड में, और अगर कहीं कुछ और लिखा हुआ है उसमें कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए तो आप स्लाइड के हिसाब से ही चलिए, ठीक है. एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कहीं कुछ गलत, क्योंकि क्या है बार बार सरकार ये सब चीज़ें बदलती रहती है. नहीं, मॉड्यूल को तो रेफर करना ही नहीं है, वो हो सकता है सही हो, बट मॉड्यूल में और मेरे में अगर कोई कंफ्लिक्ट हो जाए तो 100% में सही हूँ, उसको तो भूल जाओ. क्योंकि उनका अपडेशन और स्लो है ना, जितना बड़ा इंस्टीट्यूशन है उनके लिए उतना और मुश्किल हो जाता है उन सब चीज़ों को हैंडल करना. वेट अ मिनट. 30 days ही है बेटा, 100% श्योर है. अगर आपके नोट्स में ये 15 days लिखा है तो उसको काट करके ठीक कर लेना, स्लाइड के हिसाब से चलिए आप. सर अब मैं ना सिटी चेंज करना चाह रहा हूँ ना, इंदौर में नहीं, अब मुझे रजिस्टर्ड ऑफिस भोपाल लेके जाना है. इंदौर से भोपाल जाना चाहता हूँ सर मैं, बताओ मुझे मैं क्या करूँ. अभी क्या है, दूर जा रहे हो ना बेटा, तो प्रोसेस भी लंबी हो जाएगी. एक तो आप मम्मी को बोलो कि मैं आता हूँ अभी जरा राजबड़ा से, तो उसकी अलग तरह की परमिशन लगती है. और अगर आप उनको बोला कि मैं आता हूँ अभी भोपाल से, तो ऑब्वियसली उसकी अलग तरह की परमिशन लगेगी. विद इन अ स्टेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर. अभी ना बोर्ड रेजोल्यूशन से काम नहीं होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. यानी शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी. या आपका रजिस्टर्ड ऑफिस था इंदौर, इंदौर से आप उठा के ले गए भिंड. भिंड एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है मध्य प्रदेश में. हाँ, तो भिंड डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे नहीं ले गए, वहां से भी 100 किलोमीटर अंदर चंबल के बीहड़ों में, यूपी के डकैतों के आसपास 100 किलोमीटर अंदर कच्चे रास्ते में वहां रजिस्टर्ड ऑफिस ले गए. क्या लोग वोट डालने आ जाते, मतलब इतने फुर्सती थे, मतलब तू आ वोट डालने, वहीं अपहरण करवा देंगे तेरा. तो आप ले जाना चाहते हो इंदौर से भिंड, लोग बोले पागल है वहां थोड़ी जाएंगे इतनी दूर. इसलिए बोल रहे हैं कि तुम ऐसे इतना चेंज कर रहे हो तो यार कम से कम किससे पूछो, अपने शेयर होल्डर से पूछो. शेयर होल्डर से पूछो कि क्या हम एक सिटी से दूसरे सिटी चले जाएं. वो बोल दे हाँ जाओ जाओ, हम यहाँ भी नहीं आते थे वहां भी नहीं आएंगे, डोंट वरी, यू मे गो, जाओ. और फिर आरओसी को 30 दिन में नोटिस दे दो कि भाई साहब ये हमारा नया पता है, आइएगा कभी चाय पे. सर अब हम ना और एक कदम आगे बढ़ गए, हम एक ही स्टेट में रहेंगे
लेकिन अब मामला जरा बदल गया है। अब हम एक आरओसी से दूसरे आरओसी में जाना चाहते हैं। एक मिनट, एक स्टेट में रहेंगे, लेकिन उसमें हम एक आरओसी से दूसरे आरओसी में जाएंगे विद इन अ स्टेट, बट फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर आरओसी। अरे सर, एक स्टेट में एक आरओसी होता है? नहीं, लेकिन महाराष्ट्र और तमिलनाडु में दो दो है ना। तो मान लो आप बॉम्बे टू पूना ले जाना चाहते हो रजिस्टर्ड ऑफिस, तो स्टेट सेम रहेगा लेकिन आरओसी चेंज हो जाएगा। तो अब फिर क्या है, अभी तक तो आप इन हाउस ही सब काम कर रहे थे, अब एक अथॉरिटी की परमिशन भी लगेगी, जाके आरओसी के बॉस से भी पूछना पड़ेगा। मैंने बताया था आरओसी का बॉस होता है रीजनल डायरेक्टर, और रीजनल डायरेक्टर का बॉस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, और दूसरा जाकर के रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लो। अब शायद नोट्स में इसमें भी थोड़ी सी गलती होगी, रीजनल डायरेक्टर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल लिखा हो तो वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल काट देना। रीजनल डायरेक्टर मतलब रीजनल डायरेक्टर, बस उसके आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। रीजनल डायरेक्टर ही लिखा है ना, ऑफ ट्रिब्यूनल लिखा है ना, तो वो ऑफ ट्रिब्यूनल काट दो। सबसेक्शन 5, सेक्शन 12 सबसेक्शन 5। ट्रिब्यूनल नहीं, रीजनल डायरेक्टर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। आरओसी, रीजनल डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। और एनसीएलटी इज लाइक जुडिशरी, वो जज साहब है वहां पे, उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। पूरे देश को 7-8 हिस्सों में बांट रखा है एमसीए ने फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। 7 रीजन, 8 रीजन है, और हर रीजन में क्या बिठा दिया है, एक हेड, उसको क्या बोलते हैं, रीजनल डायरेक्टर। और फिर उसके अंदर जितने आरओसी वो रीजनल डायरेक्टर के नीचे आते हैं, लाइक दिस। फिर ना कुछ टाइम लिमिट दी है यहाँ पे, 30, 60, 30। टाइम लिमिट दी है 30, 60, 30। सर ये क्या है, आरडी सीओ आरओसी। आरडी स्टैंड्स फॉर रीजनल डायरेक्टर, सीओ स्टैंड्स फॉर कंपनी, आरओसी को तो आप जानते ही हो। आरडी के पास 30 दिन की टाइम लिमिट है, कंपनी के पास 60 दिन की टाइम लिमिट है, आरओसी के पास 30 दिन की टाइम लिमिट है। जिस दिन आप रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करें कि भाई साहब प्लीज जाने दीजिए ना, वहां से उनको 30 दिनों में हाँ करना है या ना करना है, बट 30 दिन में मामले को डिस्पोज करना है। रीजनल डायरेक्टर की क्या ड्यूटी है कि 30 दिन में वो इस मामले को डिस्पोज करे। ऐसे सरकारी टाइप से लेके ना बैठ जाए कि लेके बैठे हुए हैं, अभी 1 साल बाद जवाब देंगे, देखते हैं, सोचते हैं, बताता हूं, वैसा वाला नहीं चलेगा। फिर कंपनी के पास जब रिप्लाई आ जाए, मान लो पॉजिटिव रिप्लाई आया, उस रिप्लाई की कॉपी कंपनी आरओसी के पास फाइल करेगी। जो भी जवाब आए, वो जवाब की कॉपी कहां फाइल करनी पड़ेगी, आरओसी। कितने दिनों में, 60 दिन। सोचो ये 60 दिन कहां से गिने जाने चाहिए, जिस दिन रीजनल डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया वहां से 60 दिन। और जिस दिन आप आरओसी को ये कॉपी देंगे, देख भाई ये परमिशन आ गई है, तू रजिस्टर कर ले अपने यहाँ पे, परमिशन आ गई है, तू अपने यहाँ पर रजिस्टर कर ले, तो आरओसी ने उसको रजिस्टर कर लेना चाहिए कितने दिनों में, विद इन 30 डेज। रीजनल डायरेक्टर तो बॉस है, आरओसी उसका सबऑर्डिनेट है।
सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे रीजनल डायरेक्टर, उसके नीचे आरओसी। बताया था शायद मैंने एक बार। हाँ, अब इसके बाद देखो, अरे यार, अब आरओसी ने जो आपको सर्टिफिकेट दिया ना बेटा, ये कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा। असल में ये लिखा इस सेक्शन में है, पुराने कंपनीज एक्ट में तो सब जगह ही लिखा था, अभी भी इनकी इंटेंशन तो वही ये लिखना भूल गए हैं कि आरओसी जब जब सर्टिफिकेट देता है, जब जब आरओसी सर्टिफिकेट देता है, तब तब वो अपने आप में क्या माना जाता है, कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है कि आरओसी ने बोल दिया तो बस फाइनल हो गया सब। बेटा एविडेंस दो तरह के होते हैं, एक प्राइमा फेसी एविडेंस और एक कंक्लूसिव एविडेंस। अब जैसे मैं कहूं कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, चूंकि मैं आपको पढ़ा भी पा रहा हूं, इतने सारे लोगों को एक साथ सबके सवालों के जवाब भी दे रहा हूं, तो प्राइमा फेसी ये इस बात का एविडेंस है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। नहीं सर, सर्टिफिकेट दिखाओ। तो मैंने मेंबरशिप सर्टिफिकेट ला के दिखाया, ये भी प्राइमा फेसी एविडेंस ही है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। प्राइमा फेसी समझते हो ना? प्राइमा फेसी मतलब पहली नजर में, एट फर्स्ट साइट देख करके जो समझ में आए उसको प्राइमा फेसी बोलते हैं। अब आप में से कोई पूछेगा ये इधर से कौन बोलता है ये हाँ, ये जिसने पीछे, हाँ आप भी बोलते हो ना, तो ये पूछेगा क्या नाम है? हाँ, अभिमन्यु। तो अभी अभिमन्यु पूछेगा, जैसे अभिमन्यु को शेयर सर्टिफिकेट, मेंबरशिप सर्टिफिकेट दिखाया, अभिमन्यु क्या पूछेगा, सर अच्छा छपवाया यार, कहाँ से छपवाया? मतलब शक होगा उसको तो उसके बाद भी, क्योंकि ये भी प्राइमा फेसी एविडेंस ही है और अभिमन्यु गलत नहीं है इस बार, इस बार। तो अब वो क्या क्यों नहीं मानना चाहिए उसको, इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में अगर मेरा नाम आपको मिल जाए, आप जाइए दिल्ली ऑफिस में, जाके रजिस्टर ऑफ मेंबर में देखिए, मेरा मेंबरशिप नंबर, मेरा नाम, एड्रेस सब लिखा हुआ मिलेगा, वो कंक्लूसिव एविडेंस है। उस पर अगर तुमने उंगली उठाई तो वो उंगली तोड़ दी जाएगी। बाय आईसीआई में तो कुछ नहीं करूंगा, आईसीआई पे उंगली नहीं उठा सकते आप, कीप इन माइंड। 15 दिन 20 दिन पहले खबर, 1 महीने पहले खबर आई थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी सोशल मीडिया पे लिखने से बचें, ये हमारी एथिकल गाइडलाइंस हैं आपके लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख रहे थे, सरकार डेट नहीं बढ़ा रही थी, तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये निर्मला जी ऐसा कर रही हैं, जान लोगे कि हमारी डेट नहीं बढ़ा रहे हो, काम नहीं हो पा रहा है, एटसेट्रा। अभी कल परसों नरसों में एक नई गाइडलाइन आ गई है कि स्टूडेंट्स, यू गाइस, आईसीएआई और सीए प्रोफेशन के अगेंस्ट सोशल मीडिया में कुछ भी लिखने से बचें। इस अगर आप लिखेंगे तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाएगी। अरे आपने लिख दिया, आपकी कॉपी, मान लो आपको ऐसा लगा कि आपकी कॉपी कॉपी ढंग से चेक नहीं हुई, आपने उठा के अनशन कुछ लिख दिया कि ये सब लोग बेवकूफ़ हैं और इस प्रोफेशन में कोई ध्यान ही नहीं देता है, या व्हाटएवर, कोई तंज कस दिया, टॉन्ट मार दिया, कुछ कर दिया आपने और वो वायरल हो गया। क्या है, आप लिखोगे तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 3 लोगों ने लाइक करा, कमेंट एक भी नहीं था। आपको खुद को ही लगा फुस हो गया यार, ये तो सपोर्ट ही नहीं आया इस पे। लेकिन क्या है, दुनिया है, कुछ भी चीज वायरल हो जाए। पता पड़ा कि आपने जो अपना वीडियो बना के डाला था वो लोगों को फनी लगने लग गया, रादर देन कि आपकी प्रॉब्लम लगने की जगह, और वो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। और मालूम पड़ा 2 मिलियन व्यू हो गए, 5 मिलियन व्यू हो गए। अब इंस्टीट्यूट जो है ना बेटा, आप तुम्हारी बैंड बजा देगी, क्योंकि उनकी नजर में आ जाएगा कि आप प्रोफेशन के लिए डिसरेपुटेशन लेके आ रहे हो, एंड दिस इज नॉट गुड। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बता देता हूं, मैंने पढ़ा था तो आपके लिए भी, कि आप जरा इस बात को लेकर के सावधान रहना, नहीं तो किसी भी दिन फंस जाओगे इसमें। एक बार आईसीएआई ने बोल दिया ना कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ये खत्म बात, पत्थर की लकीर है अब।
ये कंक्लूसिव एविडेंस है। नहीं नहीं सर, वो हमने आपके रिकॉर्ड में से कॉपी निकलवाई थी, आपकी जो फाइनल की एग्जाम थी, हमने देखा टोटलिंग मिस्टेक, वो एक सब्जेक्ट में आपके 40 आए थे, आपके ऑडिटिंग में 40 मार्क्स आए थे सर, हमने देखा वो 40 थे ही नहीं, वो 38 थे। कॉपी चेकर ने गलत गलत टोटल लगाया और आपको पास डिक्लेयर कर दिया सर। बाय बाय, यू आर नो मोर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, टू हेल विद दैट कॉपी नाउ। Once the ICI has certified that I am a member, it's a conclusive evidence, full stop. Even ICI itself cannot challenge it. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वैसी सिचुएशन है कंक्लूसिव एविडेंस। समझ गए? आरओसी जितने सर्टिफिकेट देता है ना, सब क्या होते हैं? कंक्लूसिव एविडेंस। यहां लिख दिया इन्होंने अलग से, बट इन जनरल ये बात सही है। हाँ बेटा बोलो। सर हम एक आरओसी से दूसरे आरओसी में जा रहे हैं, तो पहले आरओसी के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ, वैसे भी ये जो आप नोटिस देंगे ना, ये दोनों आरओसी को देंगे। पुराने वाले को देंगे कि देख परमिशन मिल गई, जा रहा हूं मैं, और नए वाले को बोलेंगे भाई साहब वेलकम कर लीजिए, हम आ रहे हैं। तो बस ये दोनों को नोटिस देना है, तो अपने आप एक जगह नाम कट जाएगा, दूसरे के नाम जुड़ जाएगा। इसके शैतानी दिमाग में कोई बहुत ही वेब सीरीज टाइप की चीज आई है। जो ये बोल भी नहीं पा रहा है, अकेले अकेले मुस्कुरा रहा है। इसको लगा पास वाला भी मेरे बारे में ये ना सोच ले जाए कि तू इतना गंदा सोचता है। चलो, स्वागत नहीं करोगे हमारा? हाँ यही बोलेंगे। सर अब हम ना और बड़े वाले आदमी हो गए, हम तो स्टेट चेंज करेंगे सर। जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हट गया, अब हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस वहीं ले जाएंगे। वैसे भी हमारा शॉल बनाने का काम है, हम पश्मीना शॉल बनाते हैं, तो हम वहीं ले जाते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। मोदी जी ने एक काम तो जबरदस्त करा है भाई, आर्टिकल सारे एक्ट में से वो एक लाइन हटा दी, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ट्रू सेंस में हम जो बचपन से निबंध में लिखते आए थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, वो है, अब एक्चुअली एक है। बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर का और लेना है। पीओ के, सीओ के 1, सीओ के 2, सीओ के 1 2 नहीं मिलेगा, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, झूठे सपने ना देखें। जो बात समझ ना आई हो गूगल करें। फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सर अब मैं ना स्टेट चेंज करूंगा, भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप, अब सेक्शन 12 की से नहीं संभलेगा अब ये काम। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा चेंज इन। अच्छा एक बात सुनो, ये जो पहले 3 चेंज थे ना, इसमें प्लेस तो चेंज होता है, बट प्लेस क्लॉज चेंज नहीं होता है। सोचो, व्हाट इज प्लेस क्लॉज, वेयर इज इट सिचुएटेड? प्लेस क्लॉज में सिर्फ उस स्टेट का नाम लिखा होता है जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है। पहले 3 केस में स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप स्टेट चेंज करोगे तो न केवल आप स्टेट चेंज कर रहे हो, बल्कि आपका मेमोरेंडम भी बदल जाएगा। तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 5 6 7 आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें पढ़ना ना, हो सकता है मैंने एक गलत बोल दिया और चेक कर लेना। उसमें भी यही लिखा है, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब इसमें यूजुअली बच्चे एक सवाल पूछते हैं, सर हम यूनाइटेड किंगडम ले जाएंगे रजिस्टर्ड ऑफिस? इंडियन टेरिटरी के बाहर नहीं जा सकते। इंडिया की कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में ही होना चाहिए। सर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ले जाए? हाँ, वो इंडिया का ही हिस्सा है।
अब अथॉरिटी और बड़ी हो गई। पहले रीजनल डायरेक्टर था, अब रीजनल डायरेक्टर का भी बॉस आ गया। हु? सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हाँ जी, मोदी जी के पास जाना पड़ेगा, और उसमें भी 3 स्टार लगे हुए हैं। 3 स्टार का मतलब है कि अभी और बहुत सारी डिटेल इसमें बाकी है, जो बाद वाली किसी स्लाइड पर आएगी। फिर टाइम लिमिट, सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 दिनों में जवाब देना पड़ेगा। तू हाँ कर या ना कर, पर 60 दिन में कर। सिर के पीछे चली गई स्लाइड, रुको मैं थोड़ा अपने आप को। हाँ, 30 दिन के अंदर, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर मिल जाए, वहां से 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, आरओसी के पास में ये फाइल कर देना है 30 डेज में। हाँ हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, उसके अंदर होता है डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। जब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है, मतलब मोदी जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको जाना पड़ेगा डीसीए के पास, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स के पास। और रियल लाइफ में डीसीए ना बहुत पावर डेलीगेट कर चुका रीजनल डायरेक्टर और आरओसी। उसको जाना पड़ेगा तो जाएंगे ना, उसमें कोई डीसीए तोप थोड़ी है। वहां अप्लाई कर देंगे, वहां के वकील को पकड़ लेंगे, वहां के चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलेंगे, कंपनी सेक्रेटरी को, वो कर देगा। सब होता है, पैसा होना चाहिए बस आपके पास। फिर ना आरओसी पता है क्या करेगा, फिर आरओसी एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। ये जो मेरे पीछे आपको कुछ थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ना, वो मैं पढ़ देता हूँ। मेरे पीछे लिखा है फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या नाम बताया? अभिमन्यु। अभिमन्यु आपको दिख रहा है, मैं तो इनको कह रहा हूँ, ये जो ऑनलाइन में उन बच्चों को कह रहा हूँ। सर 30 60 30 वाला पॉइंट एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो ना बेटा। वो टाइम लिमिट है, रीजनल डायरेक्टर को 30 दिन में रिप्लाई करना चाहिए, कंपनी को 60 दिन में उसकी कॉपी आरओसी को देना चाहिए, और आरओसी को 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देना चाहिए। ठीक है आर्यन? सेक्शन 12 सबसेक्शन 9, रेफर नोट्स। आप ये बार बार लिखा हुआ नहीं आएगा, ये आपको रोज करना है। डेली घर पे जाकर के क्या करना है, रेफर नोट्स। आओ रेफर करें। 12 सबसेक्शन 9 में बोला है, इफ रजिस्ट्रार हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव, देखो मेमोरी हुक में लिखा है आरओसी चेक करवा के कंपनी का नाम हटवा सकता है। इफ रजिस्ट्रार हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव, आरओसी के पास ये यकीन करने के उचित कारण हैं, क्या यकीन करने के उचित कारण हैं, दैट द कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन,
कि यार ये कंपनी बना तो ली गई है लेकिन ना करती धरती ये कुछ नहीं है. He may cause a physical verification of registered office of the company. स्कैम 92 का वो सीन याद करो जब वो लेडी जर्नलिस्ट एक ऐसी पुरानी सी बिल्डिंग में जाती है और बोलती कि ये जिस कंपनी के भाव दिन दुने रात चौगने हो रहे हैं ना, ये ऑफिस है जहां कुछ अता पता ही नहीं है, करती धरती कुछ नहीं है कंपनी और भाव पे भाव बड़े चले जा रहे हैं. यही तो शेल कंपनीज कहलाती हैं. शेल मतलब आवरण, ऊपर झूठा आवरण पहना हुआ है. अरे वो शॉपिंग मॉल्स में जाओ तो डोरेमोन घूमता हुआ दिखता ना, इतना बड़ा वाला. छोटे बच्चों के लिए तो वो असली होता है कि अरे डोरेमोन आ गया, डोरेमोन आ गया. वो तो शेल है ना, उसके अंदर एक आपके मेरे जैसा इंसान है, ऊपर से शेल है, आवरण है वो तो. ये जहां काम धंधा नहीं होता ना, वहां सीधा शक जाता है कि यार यहां कुछ तो गड़बड़ है. तो आरओसी ही में कॉज फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब. तो कैसे करेंगे वो जो सा उनको अच्छा लगे. And if any default is found to be made in complying with the requirements, he may, without prejudice to the provisions, initiate action for removal of name of the company from register of companies. आरओसी को यकीन हो जाए कि कंपनी फालतू बनी पड़ी है, यहाँ तो मतलब चूहे भी नहीं है, खाली जगह पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं होता है, बेवकूफ बना रहे हैं ये. ऐसी कंपनी को जिंदा रखना समाज के लिए खतरनाक है, अर्थव्यवस्था के लिए. रिमूव द नेम, रिमूव कर देंगे. नहीं, चलती हुई कंपनियों पे डाउट होता भी नहीं है. क्या होता है, आटे में नमक जितना कुछ भी करते रहो ना, कभी भी डाउट नहीं होता है. बट जब अति कर देते हो ना चीजों की, ऐसे व्हेन आई डू वैल्यूएशन ना, तो मैं एक कंपनी का वैल्यूएशन कर रहा हूं. अब इस कंपनी ने एक दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा है, तो मेरी कंपनी की वैल्यू अब दूसरी कंपनी पे भी डिपेंड करने लग गई, क्योंकि मेरी कंपनी ने जिसका मैं वैल्यूएशन कर रहा हूं उसने आगे इन्वेस्टमेंट कर रखा है. तो मैंने बोला लाओ इसकी बैलेंस शीट दो. बैलेंस शीट का टोटल 100 करोड़ रुपए, असेट साइड लायबिलिटी साइड. उसकी बैलेंस शीट देख के, ध्यान से देख के कोई भी बता सकता है कि ये शेल कंपनी. ऑडिट फीस कितनी डली हुई है उसमें, 2,000 रुपए. सबसे पहली बात, 100 करोड़ बैलेंस शीट टोटल का, 2,000 में ऑडिट कौन करेगा. नहीं सर वो तो कर सकते हैं. अब यार तुम फालतू बातें मत करो. एक होता है थ्योरी, जब रबड़ जैसा खींचना, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है. एक होती है लाइफ. ऐसे ही समझ में आता है ये गड़बड़. फिर उसके बाद देखा कि चलो 100 करोड़ के सामने असेट क्या है इसके पास, तो लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं दूसरी कंपनियों को, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी. और लाइबिलिटी साइड में क्या है, शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 100 करोड़. कुछ नहीं कर रही ये कंपनी, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है. यहाँ का पैसा वहां घुमा दिया, फिर वहां किसी और कंपनी में डाल दिया, उसने किसी और में डाल दिया, किसी और में डाल दिया. सवा सत्यानाश, कुछ समझ में ही नहीं आया कि इस पैसे का हुआ क्या है. फिर हमने उसको एट पार वैल्यूएशन ले लिया और साथ में वैल्यूएशन रिपोर्ट में एक नोट डाल दिया कि दिस अपीयर्स टू बी अ शेल कंपनी, इट डजंट अपीयर टू बी जेन्युइन एंड इन आवर ओपिनियन द रिकवरेबिलिटी ऑफ अमाउंट इज जीरो. ये कंपनी पेपर कंपनी है, इसमें कुछ होना जाना नहीं है. ये कंपनी जब बंद होगी तो अंडा मिलने वाला है. तो दिस इज हाउ यू विल हैव टू टेक केयर. आरओसी भी यही चीज देखता है. जो जेन्युइन कंपनीज है जिनमें थोड़ा बहुत गड़बड़ी चल रही है, वो सब तो पता ही नहीं चलता, दिखता ही नहीं है. पर आप ज्यादा ही हेरा फेरी पे आ जाओ. अब खैर कभी टाइम मिले तो एक पिक्चर देखना, वेल डन अब्बा. वेल डन अब्बा मतलब पिताजी. पवन ईरानी है उसमें. उसमें एक आदमी पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाता है कि मेरी स्टेप वेल, कुआं, बावड़ी चोरी हो गया. चोरी हो जाएगा, यही तो कहानी है मजे की उसमें. हाँ वो ड्राइवर रहता है. हिंदुस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और एक्चुअली उसका कुआं चोरी हो जाता है. इंडिया है ना यहाँ, मतलब इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं कि कुएं भी चोरी हो सकते हैं. तो ऐसा आरओसी को डाउट हो जाए ना, तो आरओसी क्या करेगा, नाम रिमूव कर देगा. सुचेता दलाल, हाँ उस पत्रकार का नाम था, माजदा लिमिटेड. अरे भाई यार क्या बात है,
काश तुम्हारी मेमोरी इतनी अच्छी यहाँ कंपनी लॉ में भी रहे, जैसे स्कैम 92 को लेकर के। चलो, अच्छा ये तो था आपका सेक्शन नंबर 12, लेकिन अभी अपनी एक बात अधूरी है। और कौन सी बात अधूरी है वो मैं आपको बताता हूं। बात अपनी ये अधूरी है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जाएंगे। बस से जाएंगे? अरे वो नहीं यार। सेक्शन 12 हमने पढ़ लिया। अब बारी आ गई किसकी? सेक्शन नंबर 13 की। हाँ, लगेगी। किसी एक सेक्शन में अगर दो रिक्वायरमेंट्स दी हो और आप एक पूरी कर दें और एक अधूरी है, तो भी पेनल्टी लगेगी। लगेगी। मैंने बताया ना कि एक बार मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले, मतलब चेकिंग कर रहे होते हैं, उनके पैसे की जरूरत पड़ती है उनको, तो चेकिंग करने खड़े हो जाते हैं। तो वो कर रहे थे चेकिंग, तो उन्होंने रोक लिया। भाई रुकते हैं, रुक रूटीन में रोक लिया, रुक गए। तो ड्राइविंग लाइसेंस बताओ, ये लो साहब। गाड़ी के कागज ये, पोल्यूशन अंडर चेक ये लो, इंश्योरेंस बराबर। सीट बेल्ट नहीं है। मैंने कहा हाँ वो तो नहीं है। तो सर अब आपने चार चीजें मानी, एक नहीं मानी, बताओ सर आपको पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी, जरूर लगेगी। हाँ, अगर लिमिट होती है पेनल्टी में यहाँ से वहां तक की, तो ज्यादा वायोलेशन करोगे तो ज्यादा लगा देंगे, और कम वायोलेशन करोगे तो कम लगा देंगे। हम्म। वो सेक्शन 13 में आएगा ना। अरे आपने खुद ने टाइटल लिखा ना, सेक्शन 13 सब सेक्शन 4, 5, 6, फिर आप 12 में देख रहे हो, कैसे मिलेगा? सर आरओसी कौन हो सकता है? ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं बेटा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं जो रेवेन्यू सर्विस में काम कर रहे होते हैं, जो प्रमोट होके यहाँ आ जाते हैं। आरओसी की अलग से एग्जाम नहीं होती है कोई कि मैं दे दूं और आरओसी बन जाऊं। ये सब सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम पढ़ने जा रहे हैं। नेम क्लॉज के लिए सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 से 3 तक। प्लेस क्लॉज के लिए सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 से 7 तक। ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 से सबसेक्शन 10 तक। तो सबसेक्शन याद करना है क्या? हो सके तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। कैपिटल क्लॉज सेक्शन 61। फिर वो तो बहुत दूर है। हाँ, तो जब आएगा तब पढ़ेंगे। लाइबिलिटी क्लॉज सेक्शन 18 एंड रूल्स मेड देयर अंडर। फिलहाल हम तीन पढ़ने वाले, नेम क्लॉज, प्लेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। नेम, प्लेस, ऑब्जेक्ट। छापा? छाप दिया? नाम चेंज करना है ना, तो सबसे पहले अभी मत लिखो, हाँ मैं लिखने को बोलूं तब लिखना, अभी रुक जाओ। नाम चेंज करना है तो सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। नाम बदल रहे हो यार आप, बड़ी चीज है। कल को आप सोचोगे सर मैं अपना नाम बदल लूं,
तो एक बार तो आपको आपके पेरेंट्स से भी पूछना पड़ेगा ना कि पापा मम्मी जो आपने नाम रखा ना बहुत बुरा है। हाँ? आज के ज़माने में बच्चे का नाम बद्री प्रसाद रखता है कोई? बद्री प्रसाद, इट्स अ वेरी गुड नेम, बद्री प्रसाद इज अ वेरी गुड नेम, बट आज के ज़माने के हिसाब से ओल्ड फैशन है। हाँ, पात्र काल्पनिक हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना इन उदाहरणों का उद्देश्य नहीं है। अगर किसी वास्तविक जीवित अथवा मृत व्यक्ति से ये नाम मिलता हुआ पाया जाए तो ये महज एक संयोग है। तो आपने बोला नहीं मुझे नाम बदलना है, यार ये कैसा नाम रख दिया आपने मेरा? तो बात तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी नाम बदल दिया आपने, आज से मुझे इस नाम से जाना जाए। तुम लाख नाम बदल लो, जो तुम्हारा पेट नेम दोस्तों के बीच में पॉपुलर हो गया ना, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो वही होगा, खाली पेपर्स पे नाम बदलेगा। मेरा एक फ्रेंड है, उसका जो पेट नेम है, उसके क्लाइंट्स, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा बड़ा भारी, पर अब वो चूंकि इतना फ्रेंडली है सबसे कि जितने उसके क्लाइंट है वो भी उसको उसके पेट नेम से ही बोलते। वॉट एवर, आइडेंटिटी डिस्क्लोज थोड़ी करूंगा, कुछ भी बोल दो, पप्पू। नहीं तो कोई पेटेंट थोड़ी करवा लिया किसी ने कि एक ही को पप्पू है। पप्पू इज अ गुड नेम यार, डोंट कनेक्ट इट विद अदर पप्पूज। हाँ कुछ और, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, नाम बदल रहे हो यार, कोई मजाक थोड़े कर रहे हो, नाम, स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर जाओ और भारत सरकार से परमिशन लो कि सर बदल लूं क्या नाम, कोई एतराज तो नहीं है आपको? क्या है, रियल लाइफ में ये सब पावर ना सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट कर चुकी है इससे आरओसी को कि यार हम हमारे पास मत आ करो यार, तुम आरओसी से पूछ लिया करो, फालतू काम हम नहीं करते। बट एग्जाम में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिखना है, वो डेलीगेट करी तो करी, हमको उससे मतलब नहीं है, जो एक्ट में लिखा है हम वो एग्जाम में लिखें। डेलीगेशन वापस भी लिया जा सकता है, डेलीगेशन चेंज भी किया जा सकता है, हम तो जो एक्ट में लिखा है वो मानेंगे। पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ना अप्रूवल देगी नहीं, ये बात मान लो, मतलब लेनी ही नहीं पड़ेगी अगर नाम में सिर्फ एक चेंज है। पहले आपका नाम था एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अब आप नाम हो जाता है एबीसी लिमिटेड, क्योंकि आपने एक पब्लिक कंपनी को क्या बना दिया, प्राइवेट कंपनी को क्या बना दिया, पब्लिक। या एबीसी लिमिटेड नाम था और बदल के एबीसी प्राइवेट लिमिटेड करना चाहते हो, इफ द ओनली चेंज इन द नेम इज एडिशन और डिलीशन ऑफ द वर्ड प्राइवेट, then you need not to take any approval from central government for change of name of company. Okay, लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी है तो पक्के में पब्लिक कंपनी होगी। नहीं नहीं सुनिए, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाने के बाद लिस्टिंग कराना कंपलसरी नहीं है बेटा। आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी यानी कि क्लोजली हेल्ड पब्लिक कंपनी भी तो चला सकते हो ना। हम्म, हाँ पढ़ते हैं, पढ़ते, चेंज ऑफ नेम ना पढ़ेंगे, पहले परमिशन तो लाओ आप सेंट्रल गवर्नमेंट की, फिर आरओसी से नया नाम पसंद करवाना। फर्स्ट यू टेक अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पुराना नाम हटा लें क्या, फिर नया क्या रखें वो तो आरओसी देगा ना, वो थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ये परमिशन तो एक तरह से नाम हटाने की है, लगाने के लिए तो उनसे नया नाम लेना पड़ेगा ना। अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको परमिशन देगी नहीं, देखो ये क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट वोंट गिव अप्रूवल। सर यार ये क्या है, आप कह रहे हो गो एंड गेट अप्रूवल बट सेंट्रल गवर्नमेंट वोंट गिव इट, देन व्हाई शुड आई गो एंड गेट द अप्रूवल? ओ लिसन, सेंट्रल गवर्नमेंट वोंट गिव यू अप्रूवल अंटिल एंड अनलेस यू फुलफिल सेवरल कंडीशंस। यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, ये आगे भी चल रहा है। अगर आप फाइनेंशियल डिफॉल्टर हो, अगर आप विजय माल्या हो, अगर आप नीरव मोदी हो, क्या नाम, अगर आप विलफुल डिफॉल्टर हो, फाइनेंशियल डिफॉल्टर हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूवल नहीं देगी। सर व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल डिफॉल्ट बाय द कंपनी?
यार फाइनेंशियल डिफॉल्ट है, फिर नाम बदल लोगे तो लोग ढूंढते रह जाएंगे वो कंपनी कहाँ गई जिससे हमको पैसा लेना था। मैंने पहले भी कहा था जैसे बैंक में एफडी करते हो ना, ऐसे कंपनी में भी एफडी कर सकते हो। कुछ कंपनियां एफडी लेती हैं, कुछ कंपनियां, नॉट ऑल। वो डिपॉजिट के रीपेमेंट में अगर आप डिफॉल्ट कर दें, डिबेंचर्स के रिडम्पशन में अगर आप डिफॉल्ट कर दें, या इनके ऊपर इंटरेस्ट चुकाने में अगर आप डिफॉल्ट कर दें, तो आप फाइनेंशियल डिफॉल्टर हैं। जब तक ये डिफॉल्ट कंटिन्यूड है तब तक आपको नाम बदलने की अप्रूवल नहीं मिलेगी, पहले इन लोगों के पैसे चुकाओ। एक बच्चा पूछ रहा है कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कोई स्पेशल रेगुलेशन। बेटा लिस्टेड पब्लिक कंपनी को तो रियल लाइफ में प्राइवेट कंपनी बनाना बहुत ही टेढ़ा काम है, क्योंकि लाखों शेयर होल्डर हैं, उनको घटा के 200 कैसे करोगे। तो यूजुअली लिस्टेड पब्लिक कंपनी को लोग अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बना लेते हैं, बट प्राइवेट कंपनी में नहीं कन्वर्ट करते। कर तो सकते हैं बट लंबा रास्ता है, इसलिए नहीं करते। नो नीड। अगर नाम आपका पहले था वरुण सीमेंट्स लिमिटेड और अब आप इसको शशांक सीमेंट्स लिमिटेड करना चाहते हो, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। पर पहले वरुण सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड था और अब वरुण सीमेंट्स लिमिटेड कर रहे हो, दैट इज द ओनली चेंज इन नेम, एडिशन और डिलीशन ऑफ वर्ड प्राइवेट। देन फॉर दैट चेंज यू नीड नॉट टू टेक अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपने फाइलिंग डिफॉल्ट करा है, कैसा फाइलिंग डिफॉल्ट, यानी जो पेपर्स आपको फाइल करने थे उसमें आपने गड़बड़ करी है। सर कौन से पेपर? अरे हर चीज तो आरओसी को फाइल करनी पड़ती है। नहीं सर, फिर भी कौन से? हर कंपनी को हर साल में एक बार एक रिटर्न भरना पड़ता है जिसको एनुअल रिटर्न कहा जाता है। अगर आपने उसमें डिफॉल्ट करा है, या फिर हर कंपनी को हर साल अपना बैलेंस शीट पी&एल आरओसी को देना पड़ता है। पढ़ा था ना हमने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये भी फाइल करने पड़ते हैं। मान लो ये नहीं कर रखे हैं आपने, या और भी कोई डॉक्यूमेंट्स जो प्रिस्क्राइब किए जाएं वो फाइल करने में आपने डिफॉल्ट करा है। यू आर अ डिफॉल्टर। पिछले 10 साल से आपने आरओसी का कागज ही जमा नहीं करें, पिछले 3 साल से आपने कागज ही जमा नहीं करें, किस मुंह से परमिशन मांगने जाओगे डिफॉल्टर कहीं के? तो फिर क्या करें? फर्स्ट यू मेक गुड द डिफॉल्ट। ये जो गड़बड़ आप करके बैठे हैं पहले इसको ठीक करिए, then only ROC, so I'm sorry, central government will give you permission. बाकी चर्चा कल करते हैं। कल कुछ है वैसे? सेक्शन 11 तक का ओरल टेस्ट है। 10 है तो 11 तो है ही नहीं ना बेटा। हाँ, डिलीटेड सेक्शन भी नहीं सुन पा रहे, बताओ। ठीक है, थैंक यू।